हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स देखे। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल को अलग से पढ़ा और एनिमल सेल को अलग से पढ़ा। अब हम डिटेल में शुरू करते हैं द सेल ऑर्गेनल्स, द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेल इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल में तो ये आउटर वॉल बनाता है क्योंकि सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो द सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इसके बहुत सारे नाम है, हमको सारे नाम याद रखने हैं। तो देखो क्या क्या नाम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायो मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन, एंड ये नाम आपको पता ही था, क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब चेक करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। चलो आओ देखते हैं कैसे दिखता है ये। अब ये रहा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं इसको बोलता हूं, इमेजिन करिए दो ब्रेड की स्लाइसेस। ब्लू कलर की ब्रेड दिख रही है, ये देखो एक स्लाइस और एक और स्लाइस। ये है फॉस्फोलिपिड लेयर, और बीच में ये टूटी फ्रूटीज दिख रहे हैं, ये है प्रोटीन्स। सो हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। समझ में आया? तो देखो अभी, इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है ये दोनों सेम ही है। नहीं, ये सेम नहीं है। आपके सामने देखो, ये जो डिजाइन है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये सेमी परमिएबल है कि सिलेक्टिवली? जल्दी से बताइए। अगर देख के सोचो तो ये है सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर। क्यों? ये लेयर क्या, जो पोर साइज होगा, उस पोर साइज से जो भी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो इन एंड आउट मूव कर सकते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वर्क्स ऑन अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल कि ये मेरा पोर साइज है, इससे भी जो भी छोटा मॉलिक्यूल होगा वो इससे आर पार जा सकता है, और जो भी बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो जा सकता नहीं है। लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करता है, वो सिर्फ पोर साइज पे डिपेंडेंट नहीं होता। वो देखता है कि ये सेल को इस स्ट्रक्चर की अगर जरूरत है तो वो फैसिलिटेट करेगा इसकी एंट्री को भी, और वाइसा वर्सा। भले ही इस सेल, इस स्ट्रक्चर का ये जो कंपोनेंट है इसका पोर साइज छोटा हो, लेकिन अगर ये सेल के लिए हार्मफुल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सिलेक्ट नहीं करता अंदर आने के लिए। जो आप देख रहे हो वो सेमी परमिएबल है। नॉर्मली ये कैसे समझा जा सकता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब तक सेल से अटैच्ड रहता है, मतलब सेल के सरफेस पे रहता है, तब तक वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। उसका अपना एक दिमाग है जिससे वो सोच पाता है कि क्या अंदर आना चाहिए, क्या अंदर नहीं आना चाहिए, या क्या बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल से अलग कर सकूं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम ये कर सकते हैं, तब वो बन जाता है सेमी परमिएबल, मतलब सिर्फ पोर साइज पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना, सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन कनेक्टेड है। अब आगे देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यू हैव वेरिएबल प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड रेशियो। ये क्वालिटीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जब आगे जाके हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, हम उनके बहुत सारे मॉडल्स अलग अलग है, उनमें से एक पढ़ेंगे तो जो ये सारे क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल होना चाहिए, वेरिएबल प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशियो होना चाहिए, ये मैं आपको अगले स्क्रीन में सिखाऊंगा। और तीसरा, डायनामिक मेम्ब्रेन होना चाहिए। अब डायनामिक का ऑपोजिट होता है स्टैटिक मेम्ब्रेन। जो चीज जहां रखी हुई है वो वहीं होगी, वहीं, वहां से कहीं भी हिलेगी नहीं, तो वो हो गया स्टैटिक मेम्ब्रेन। लेकिन डायनामिक मेम्ब्रेन कैसे हो गया कि मेरे को पोजीशन, मेरे को क्लासरूम में सीट यहां दी थी, लेकिन मैं यहां भी मूव कर सकता हूं और ऑपोजिट भी जा सकता हूं, तो ये डायनामिक स्ट्रक्चर हो गया। मतलब ये जो भी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये अपनी जगह से मूव कर सकते हैं, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक मेम्ब्रेन होगा। अब स्टूडेंट्स, मोर देन 50 मॉडल्स वर गिवन, मतलब 50 वेरियस एक्सप्लेनेशंस वर गिवन टू शो और एक्सप्लेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब हम 50 तो पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे जो अप्रूव्ड था, और अप्रूव होने से पहले जो दो मॉडल्स है उनके नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सैंडविच मॉडल। ये रिजेक्ट हो चुके थे, और जो अप्रूव हुआ था वो था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अच्छा, इसमें फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बनाते वक्त जो मैंने आपको दो मॉडल्स बोले वो ऐसे नहीं कि पूरे पूरे रॉन्ग थे।
बट उनमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को इसमें पूरा किया गया, दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने दिया था? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972। साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, सिंगर एंड निकोलसन। आपको पहले से ही पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स। तो देखो फॉस्फोलिपिड की बात करें तो देखो ये हमारा सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे है? बाहर की तरफ है। तो चलो इसको जूम करके देखते हैं, मैं आपको इसका बड़ा स्ट्रक्चर दिखाता हूं। फॉस्फोलिपिड हम पहले इसको स्टडी करेंगे, इसमें दो लेयर्स है ना, एक फॉस्फोलिपिड का है और एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला वाला है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक पार्ट ये रहा, ऐसा कुछ दिख रहा था आपको, पिछले इमेज में भी दिखा था, ये बोला जाता है हेड। क्या बोला जाता है इसको? हेड। और ऐसे ही ये एक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द टेल। अब इनकी भी क्वालिटीज है। जो ये हेड है ये है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब अट्रैक्ट्स। तो हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। और टेल कैसा है? हाइड्रोफोबिक, रिपेल्स वाटर। अब एक ही स्ट्रक्चर में यू हैव टू पार्ट्स, एक जो वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है, एक जो उसे रिपेल करता है। इसीलिए फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्फीपैथिक। क्या बोला जाता है? एम्फीपैथिक। और इसीलिए यहां पे नाम भी दिया जाता है, दिस इज पोलर हेड एंड दिस इज नॉन पोलर। ये आपको याद रखना है, एम्फीपैथिक वर्ड याद रखिएगा, दैट इज फॉस्फोलिपिड। अब आपको पता है सैंडविच के तो, ब्रेड के तो दो लेयर्स थे, तो आपको यहां देखने मिलेगा कि द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड लेयर faces each other, that is it is on the inner side and the hydrophilic head is on the outer side। और ये पूरा अरेंजमेंट ऐसा ही रहता है, इसीलिए बोला जाता है बाई लेयर। बाई मतलब टू, तो बाई लेयर आप देख सकते हो। अब हमने थोड़ा सा फॉस्फोलिपिड लेयर तो बनाया, प्रोटीन्स भी थे ना, याद है वो टूटी फ्रूटी बीच में, तो वो टूटी फ्रूटी में भी टाइप्स है। अब टूटी फ्रूटी तो नहीं है, ये प्रोटीन्स है। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सिर्फ ऐसे सुपरफिशियली प्लेस्ड रहते हैं। अब ये देखो, आपको मैंने 3 डायमेंशनल दिखाने की कोशिश की कि ये देखो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर कैसा है। आप देख सकते हो ये सारे हेड्स बाहर की तरफ, इन दिस केस सेल के अंदर की तरफ, और ये सेल के बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, और बीच में दोनों के टेल्स आमने सामने हैं। अब ये कैसा लेयर हो गया? ये हो गया हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक, और ये फिर से हाइड्रोफिलिक। ये आगे जाके ट्रांसपोर्ट में दिक्कत दे सकता है, हाइड्रोफोबिक नेचर, बट उसका सोल्यूशन है। तो देखो वो सोल्यूशन क्या है, यहां पे हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ प्रोटीन्स इस लेयर में ऊपर से अटैच्ड है, बहुत सुपरफिशियली अटैच्ड है, इसलिए इनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये बहुत लूजली अटैच्ड है, इसीलिए ये आराम से डिटैच भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो स्ट्रक्चर है ये अपनी पोजीशन में होल्ड कर पाता है, वो ब्रेड की स्लाइसेस अलग नहीं होती है, इट इज बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेस ऑफ वैंडरवॉल्स। ठीक है, तो दीज आर वीक वैंडरवॉल फोर्सेस विच आर होल्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द 2 लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुगेदर। अब वापस प्रोटीन की बात करें तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है जो बहुत लूजली अटैच्ड है। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखोगे और भी एक टाइप का प्रोटीन, ये तो सुपरफिशियली अटैच था, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा अंदर तक एम्बेडेड रहते हैं। अब इसमें भी 2 वेरिएशंस है, इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स या इंटीग्रल प्रोटीन्स। दे कैन बी पार्शियली एम्बेडेड, और अब जरा देखो यहां पे, जरा एक प्रोटीन के लिए जगह बना देते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो थ्रू एंड थ्रू मेम्ब्रेन में है, ये कंप्लीटली एम्बेडेड है, इनको नाम दिया गया है टनल प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन्स। अब आप गेस कर सकते हो इनका फायदा या इनका यूजेज ये होगा कि सेल के बाहर से अंदर आने के लिए दिस कैन बी यूज्ड एज अ टनल और अ चैनल, इसलिए इनको चैनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में मदद करेंगे। हमने बोला था ना वो हाइड्रोफोबिक नेचर दिक्कत दे सकता है, उसका सोल्यूशन ये बन जाते हैं कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस इफ कैनॉट मूव फ्रॉम हियर टू हियर कैन मूव थ्रू द टनल प्रोटीन्स। सबको समझ में आ रहा है ना? तो देखो आगे, अब इसके अलावा
they help in transport. What is the thickness of the plasma membrane? When we talk about the thickness of the plasma membrane, ये MCQ के लिए important है, हम याद रखेंगे 75 to 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. कितना? 75 to 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. सबको क्लियर हुआ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल? अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है, हमने बोला था ये डायनामिक नेचर का होना चाहिए तो ही अप्रूव किया जा सकता है. अब जरा देखो, ये जो फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर्स है, ये हेड और टेल, ये डायनामिक नेचर कैसे हो जाते हैं? दे शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. एक मूवमेंट को बोला जाता है ट्रांजिशन मूवमेंट. क्या नाम है? ट्रांजिशन मूवमेंट. मतलब ये वाला फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर यहां से यहां भी मूव हो सकता है और एक्सचेंज में ये वाला इधर भी आ सकता है. मतलब ऐसा नहीं कि इसकी पोजीशन यहां फिक्स्ड ही रहेगी, ये मूव हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. इसको जब वो सेम लेयर में मूवमेंट करेगा उसको ट्रांजिशन मूवमेंट बोलेंगे. और जब वो एक लेयर से दूसरे लेयर में मूव करेगा, वो यहां पे था लेकिन वो इधर आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. फ्लिप फ्लॉप कैसे? ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा. अब आप समझ सकते हो, एक और क्वालिटी हमने बोली थी अप्रूव करना है, अगर ये सक्सेसफुली एक्सेप्टेड होना चाहिए तो उसका एक डायनामिक नेचर होना चाहिए, वो तो हमको दिख रहा है. और एक चीज थी, इट शुड शो वेरिएबल फॉस्फोलिपिड रेशियो. मतलब अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन लूं यहां से लेट से इतना, तो हम अगर गिने 1 2 3 4 5 6 7 फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर्स है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है. अगर ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट यहां से यहां दिखाता है तो एक पॉइंट आता है ना, जब ये वाला यहां मूव कर रहा है और दूसरा वाला यहां से निकल चुका है लेकिन वहां पहुंचा नहीं है, तो द नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर्स कैन वेरी. सिमिलरली जब वो ट्रांजिशन दिखाएंगे, लेट्स से देयर इज 1 ईयर एंड 1 ईयर, अब ये ट्रांजिशन में जाने वाले हैं, तो ये यहां से निकल चुका है लेकिन वो वहां पहुंचा ही नहीं है, तो कुछ देर के लिए द नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर्स इन दिस क्रॉस सेक्शन विल वेरी. सिमिलरली ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, मतलब वो यहां से सब्सटेंस से अटैच होके यहां से मूव हो सकते हैं. तो द नंबर ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स कैन वेरी, और ये सिंगर और निकोलसन ने एक्सप्लेन किया था, इसीलिए ये अप्रूव्ड स्ट्रक्चर माना गया. सबको समझ में आया? डायनामिक नेचर, सिलेक्टिवली परमिएबल एंड वेरिएबल फॉस्फोलिपिड टू प्रोटीन रेशियो, ये 3 क्राइटेरियाज तीनों पूरे किए गए इन फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. आर वी गुड विद दिस? अब आगे देखते हैं. तो जब हम बात करते हैं इसकी थिकनेस की, हमने बोल दिया 75 to 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स है. फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अभी. तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 टाइप का हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ वी विल स्टडी दिस इन अ डिस्टिंग्विश, ताकि पढ़ना आसान हो जाए, याद भी रख सके. पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप मूव हो सकता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर विदाउट एक्सपेंडिचर, विदाउट स्पेंडिंग ATP और एनर्जी. इट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो ऑब्वियस सी बात है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या बोलोगे? इट इज ATP और एनर्जी डिपेंडेंट. मतलब जब ATP खर्चोगे तो ही ये ट्रांसपोर्ट, तभी ये मूवमेंट होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी स्पेंड नहीं हो रही है. तो इट इज कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस. इट इज लाइक दिस ना, कि मैं एक साइकिल पे बैठा हूं, मैं स्लोप पे हूं, तो स्लोप से जब नीचे की तरफ आ रहा हो तो मुझे पेडल मारने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी साइकिल जूम कर जाएगी, वो अपने स्पीड से जाएगी. इसमें मुझे कोई एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वो कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस होगा. और यहां पे क्योंकि ATP खर्चा हो रहा है, इट इज अ फास्टर प्रोसेस. चलो एक एग्जाम्पल देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट का. ये कब होता है, क्यों होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये वर्ड से घबराना मत, बायो में बहुत जगह आता है. सिंपल है, डिफरेंस को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. एक जगह ज्यादा होगा और एक जगह कम होगा, तो कहां से कहां फ्लो होगा? हायर टू लोअर. देखो ये एग्जाम्पल, अब ये बीकर में हायर कॉन्सेंट्रेशन में है और यहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो चीजें कहां से कहां फ्लो होगी? हायर टू लोअर. और इसको फ्लो होने के लिए तुमको कोई भी मोटर या पंप लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप फ्लो हो सकता है.
दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। सर कब तक ये फ्लो होगा? तब तक होगा जब तक ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 10 है, तो वो तब तक 100 से 10 की तरफ जाते रहेगा जब तक वो 55 पे नहीं पहुंच जाता। कैसे? 100 प्लस 10 110, इसका हाफ क्या होता है? 55, इक्विलिब्रियम 55 पे। तो ये यहां से यहां पैसिवली मूव करेगा एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो चलो आगे अब देखते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, मैं इधर आ जाता हूं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो, मूवमेंट कैन बी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑल्सो। एक तो ये चीज है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ध्यान से सुनना, हमने यहां एग्जांपल दिया था 100 और 10, तो ये पैसिवली ही 55 तक तो यहां ला देगा। अब इक्विलिब्रियम पे आ गया है। अब अगर सेल को जरूरत है तो यहां से, भले ही दोनों इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन सेल को और मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, तो हम उसको एटीपी स्पेंड करके और मूव करवाएंगे। मतलब ये अगेंस्ट द इक्विलिब्रियम भी जा सकता है, वाइसा वर्सा। इसके पास ऑलरेडी ये मॉलिक्यूल्स कम है, इसके पास ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि मुझे चाहिए ये स्ट्रक्चर्स, ये मॉलिक्यूल्स इधर जाए, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ले रहा हूं। मैं लोअर से हायर में भी मूव कर सकता हूं क्योंकि मैं एनर्जी स्पेंड कर रहा हूं, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सबको समझ में आया ना? तो देखो अभी आगे चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमने ये वर्ड अभी पढ़ा था इसी लेक्चर में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में और में नॉट बी प्रेजेंट। कोई कंपल्शन नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना ही चाहिए। अब एग्जांपल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं। ओके, एक और पॉइंट है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय लो टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या कोई भी मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स लाइक साइनाइड। इनको फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर कम है, ऑक्सीजन है नहीं है, कोई इनहिबिटर है या नहीं है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दे आर अफेक्टेड बाय दीज क्राइटेरियाज या दीज पैरामीटर्स, लो टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। अब आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ऑस्मोसिस, ये वर्ड सुना हुआ भी है लेकिन ठीक से आता भी नहीं है। अगर इसके बारे में और डिटेल जानना है तो मेरे अगले लेक्चर का इंतजार करो, मैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सब सिखाने वाला हूं, ठीक है? तो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आर एग्जांपल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स है सोडियम पंप, पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम पंप। जब आगे जाके हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे हमको ये पता चलेगा, नर्व इंपल्सेस में भी इनका रोल आता है। उसी तरीके से कैल्शियम पंप, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और बहुत इंपॉर्टेंट एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स आपको पहले तो ये एग्जाम्पल्स याद करने, थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू ये डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एंट्रेंस के हिसाब से सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। ये जानने के लिए तो आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा और अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम ऑस्मोसिस पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप जरूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। मैं आपको अगले लेक्चर में मिलता हूं, टिल देन बाय बाय।